खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तान का आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिया है और जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होंगे। कई महीनों से ये तैनाती गुफ्तगू का मौजू बनी हुई थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको मुतनाज़ा बनाने की भी भरपूर कोशिश की। ये एक बहुत ही खुश आइन दिन है पाकिस्तान की सियासी तारीख का कि सीनियरिटी को मद्देनज़र रखते हुए जनरल आसिम मुनीर को COAS चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है। और इसके साथ साथ वो चमगोइयाँ भी दम तोड़ गई हैं जो इससे पहले हम सुनते आ रहे थे। और जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान में इस वक्त क्वार्टर मास्टर जनरल के अहदे पर GHQ में काम कर रहे थे। इससे पहले वो DG ISI और DG MI भी रह चुके हैं, कोर कमांडर गुजरांवाला भी रह चुके हैं। अगर देखा जाए तो बात यही हो रही थी और ये बहस चल रही थी बहुत से सियासी हलकों में कि मेरिट की बात तो अपनी जगह, क्योंकि कोई भी लेफ्टिनेंट जनरल इस चीज़ का अहल है कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन सके। लेकिन हमने देखा माजी में कई दफ़ा इस को, अगरचे ये इसमें कोई कानूनी या आईनी रुकावट नहीं है कि अगर आप किसी जूनियर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनात कर दें, लेकिन माजी में कई दफ़ा ऐसा हुआ कि जब एक लेफ्टिनेंट जनरल ने अपने सीनियर्स को सुपरसीड करते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा हासिल किया। स्टार्टिंग फ्राम जनरल ज़ियाउल हक 1976 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जनरल ज़ियाउल हक साहब को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनात किया और वो सीनियरिटी में 7वें नंबर पे थे। जनरल आसिफ नवाज जंजुआ की तैनाती 1991 में हुई और वो सीनियरिटी में दूसरे नंबर पे थे। उसके बाद जनरल वहीद काकड़ साहब जो 1993 में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, वो सीनियरिटी में 5वें नंबर पे थे। इससे अगर आगे चला जाए तो जनरल परवेज मुशर्रफ जिनको 1998 में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनात किया गया, वो सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर थे। जनरल राहील शरीफ 2013 में सीनियरिटी में तीसरे नंबर पे थे जिनको आर्मी चीफ तैनात किया गया। और लास्टली आउटगोइंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो 2016 में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, वो सीनियरिटी में चौथे नंबर पे थे। इस दौरान जनरल ज़ियाउल हक साहब से लेके सिर्फ 4 ऐसे जनरल्स या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमें नजर आते हैं कि जो सीनियर मोस्ट थे और इस ओहदे पे पहुंचे, जिसमें असलम बेग साहब, जनरल जहांगीर करामत, जनरल अशफाक परवेज कियानी और अब जनरल आसिम मुनीर शामिल हैं। कितनी खुश आइंद है ये बात और पाक फौज के लिए कितनी अहम है कि उनका प्रोफेशनलिज्म और बढ़े जनरल आसिम मुनीर की में, और पाकिस्तान की सियासत के लिए ये बात कितनी खुश आइंद है कि एक रोज़ पहले जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ये कह चुके हैं कि फ़ौज ने बहैसियत इदारा ये फैसला कर लिया है कि उन्होंने किसी भी किस्म की सियासत में मुदाखलत नहीं करनी और माजी में जो भी गलतियाँ हुई उनसे हुई, दीगर इदारों से हुई, उसका वो अजाला करेंगे और कथारसिस शुरू कर दिया है। गुफ्तगू करते हैं। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर निसार चीमा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा। सर आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर रिफत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज्जियाकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। सरदार सलीम हैदर साहब मुआविन खसूसी हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। सरदार साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। निसार चीमा साहब आपसे मैं आगाज़ करता हूँ। पहले तो ये कि सीनियरिटी को मद्देनज़र रखा गया और अब जो एक सियासी बहरान था या इस अहम तैनाती को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही थी, अब आप समझते हैं कि वो सारा सिलसिला ख़त्म हो गया, चैप्टर क्लोज़ हो गया, अब हमने आगे बढ़ना है? देखिए, गुजारिश ये है कि जो बड़े खुश आइंद तकर्रियाँ हैं जो मेरिट पे हुई हैं, और मुझे यकीन है कि पाक फ़ौज जो है, जो पहले ये है कि दुनिया की एक बेहतरीन फ़ौज शुमार होती है, समझी जाती है और बजा तौर पर समझी जाती है, उसके नए सिपह सालार की क़यादत में मुझे यकीन है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की जो पेशा वराना सलाहियतें हैं उनमें मज़ीद इजाफ़ा होगा, मज़ीद उजागर होंगी। और जिस तरह के नए आर्मी चीफ जो है, जिस तरह के उनका एक प्रोफेशनलिज्म, एक प्योर प्रोफेशनल सोल्जर हैं और इंतहाई नेक नाम आदमी, और ये उनकी मौजूदगी में, उनकी क़यादत में मुझे यकीन है कि पाक फ़ौज जोग्राफ़ी सरहदों की भी और मुल्क की नज़रियाती सरहदों की हिफाजत के लिए अपना किरदार आसन तरीके से सर अंजाम देगी। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा जी कि देखिए, मुझे रश्क आता है उन मुल्कों पे कि जहाँ पे इदारे मुस्तहकम हैं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो अनइंटरप्टेड चलता रहता है, वहाँ पे ये मामूल की कार्रवाइयाँ हैं, मामूल की तैनातियाँ हैं, कोई हिजानी कैफियत पैदा नहीं होती। ये यूँ इस तरह लग रहा था कई हफ्तों से, बल्कि कई महीनों से, जैसे मुल्क का सबसे बड़ा मसला ये है। देखें, ये मामूल की तैनातियाँ हैं, नए सिपह सालार की तैनाती जो है वो ये एक मामूल की कार्रवाई है। लेकिन यह है कि हमारे यहाँ बदकिस्मती से जहाँ अभी ये है कि इदारे मुस्तहकम नहीं हुए,
जहाँ अभी जमहूरी अमल जो है उसमें वो मैच्योरिटी पैदा नहीं हुई, वहाँ पे ये है कि इस तरह की मामूल की तैनातियाँ जो हैं उनको भी गैर मामूली बना दिया जाता है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं फिर ये कहूँगा कि ये खुशाइन तैनातियाँ हैं और इनसे मुझे यकीन है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना सलाहियतें जो हैं उनमें मज़ीद निखार आएगा। उसमें इंशाअल्लाह ये है कि ये पूरी दुनिया में अपनी सलाहियतों का लोहा मज़ीद आसान तरीके से मनवाएंगे। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर रिफत हुसैन साहब, अब एक तो ये कि इस तैनाती को आप कैसे देखते हैं, और सवाल मेरा आपसे ये कि जब माजी में जूनियर ऑफिसर अपने सीनियर्स को सुपरसीड करके बनता है तो सीनियर्स ऑनररी एक तरीके से वो रिज़ाइन कर जाते हैं, यानी कि वो एक आपकी एक साइजेबल लॉट जो है जनरल्स की वो उसमें आर्म फोर्सेस में नहीं रहती। सो ये तजर्बा माजी में आप समझते हैं कि कितना अच्छा था या कितना, मतलब किस तरीके से आप इसको देखते हैं? जी शुक्रिया बहुत बहुत। पहले तो मैं तैनाती के हवाले से जो खुशाइन बात है जिसका आपने भी जिक्र किया और चीमा साहब ने भी जिक्र किया, मैं उसको एंडोर्स करूँगा कि ये इस तैनाती के बाद, इन दोनों तियों के बाद जो स्पेकुलेशंस थी कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो सारी की सारी दम तोड़ गई हैं। पहली बात तो ये। और दूसरे जो पाकिस्तान के जो हकीकी दुश्मन हैं जो कि मुल्क से बाहर हैं, जिनकी ये ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान की इन तैनातियों के हवाले से किसी किस्म की कंट्रोवर्सी या बदमज़गी पैदा हो, उनको भी बड़ी सख्त मायूसी इस बात से हुई होगी कि ये तैनातियाँ वो सीनियरिटी के प्रिंसिपल के ऊपर हुई हैं और लॉयल्टी और पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की जो अपने प्रोफेशन के साथ मोहब्बत है उसकी रोशनी में हुई है। अब आपने बात की कि अगर ये माजी में अगर कुछ जैसे कि आपने कई दफ़ा कई मिसालों का भी जिक्र किया, ज़िया-उल हक का भी जिक्र किया, और उसके बाद बहुत सारी ऐसी तैनातियाँ हुई हैं जब ये तीसरे या तो चौथे नंबर पे उनको फौकियत दी गई। तो देखें मेरे ख़्याल के अंदर जो बाजवा साहब की जो 6 साला जो जिसमें उनकी एक्सटेंशन का पीरियड भी शामिल है, अगर उनकी पहली अपॉइंटमेंट को भी देख लिया जाए, उस 6 साल के दौरान बहुत सारे मसाइल जो हैं वो पैदा हुए और उन मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान फ़ौज ने जैसा कि उन्होंने अपनी अलविदाई तकरीर में भी कहा कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो सियासत से पीछे हटना चाहती है। अब मेरे ख़्याल के अंदर बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप के पास ये है कि जो पाकिस्तान फ़ौज अपने लिए स्पेस क्रिएट करना चाहती है, उस स्पेस में उनको कितना रीइंफोर्स करते हैं, कितनी जगह उनको प्रोवाइड करते हैं। तो ये मेरे ख्याल के अंदर ये बड़ी ही अच्छी बात है कि सीनियरिटी का प्रिंसिपल उसको मद्देनज़र रखा गया। और वो जो इस वक्त हमारे जो नए आर्मी चीफ़ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उनका तजर्बा भी बड़ा वेरिड है, यानी वो DGISI भी रह चुके हैं, अगरचे वो ये बड़ी अहम बात है। सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन ये स्पेसिफिक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगा इसके बाद कि उनका अपना एक्सपीरियंस मुख्तलिफ जिन कैपेसिटीज़ में उन्होंने काम किया उसके हवाले से। सरदार सलीम हैदर साहब, अब एक चीज़ जो बड़ी यूनिक और अच्छी हुई है इस सारे प्रोसेस में कि इतने बड़े लेवल पर सियासी मुशावरत हुई, जो कि माजी में हमने कभी नहीं देखी, कि जो भी हुकूमत वक्त है वो तैनात कर देती थी, लेकिन अब क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट है और तमाम स्टेक होल्डर से इस पर बात हुई, तो ये कितना अहम है कि एक इसमें ओनरशिप ली है सियासी जमातों ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद साहब, बिल्कुल बड़ी अहम बात आपने की, ये बहुत ही खुशैन बात है। और मैं ये जो तैनातियाँ हुई हैं इन पे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब को, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को, बिलावल भुट्टो साहब को, मौलाना फजल रहमान साहब को और तमाम जो 13 जमातें हैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने तमाम तर जो अफवाहें थी उनको एक साइड पे रख के और बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो दोनों सीनियर जर्नैल थे उनको 2 सीटों पे प्रमोट कर दिया। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी खुशैन बात है। और दूसरा, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने उस पर जो टाइम लिया पिछले 2-3 दिनों में, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से मुशावरत की, कैबिनेट में इस चीज़ को रखा और प्रॉपर डिस्कशन के बाद उन्होंने इन तैनातियों की मंजूरी दी। और मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान के लिए ये जो फ़ैसला है ये बड़ा खुशैन साबित होगा। जिस तरह पहले यहाँ डॉक्टर साहब ने कहा और चीमा साहब ने कि इदारे मजबूत तभी होंगे जब मेरिट पे फैसले होंगे। मैं तो अब इस गवर्नमेंट का हिस्सा हूँ, लेकिन ये मैं तवक्को करता हूँ और मैं इसमें ये राय भी देना चाहता हूँ कि आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से जिस तरह आपने अदलिया में एक सिस्टम बना दिया, मेरा ख्याल है ये जो हमारी गवर्नमेंट है इसको ये क्रेडिट लेना चाहिए
और वहाँ भी एक प्रॉपर सिस्टम बना दें कि जो सीनियर आए जिसकी बारी हो वो अपनी सीट पे आ जाए। और इस तरह के देखें ना, ये मुल्क पिछले कितने टाइम से इन दो तैनातियों में अजीबो गरीब कैफियत में बैठा हुआ है कि इससे बड़ा कोई अहम मसला पूरे पाकिस्तान में था ही नहीं। बनाया एक बंदे ने, लेकिन आपकी जमात की क्या सोच है इस पे, पीपल्स पार्टी की? देखिए, हमारी जमात की सोच यही है जो मैं आपको कह रहा हूँ कि बिल्कुल, और आसिफ अली जरदारी साहब आए प्राइम मिनिस्टर साहब के पास, उन्होंने यही राय दी उनको कि बगैर कुछ देखे आप जो सीनियर है उनको बना दे। सही, और यही बेहतरीन फैसला है, और मेरे ख्याल में इससे बेहतर फैसला कोई नहीं। ठीक ठीक। चीमा साहब, इस पे अगर आप इज़हार ख्याल करना चाहें कि ये वंस एंड फॉर ऑल हो जाना चाहिए कि एक 3 साल बाद दोबारा से कोई ऐसी स्पेकुलेशन और गेसिंग गेम्स ना शुरू हो जाएं, या सियासी फ़वाइद के लिए कोई जमात या कोई फ़र्द इस इशू को इस्तेमाल करे? देखिए, एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह नए सिपा सलार की तैनाती जो है वो बिल्कुल मेरिट पे हुई है, राइट मैन फॉर द राइट जॉब का जो असूल है वो कारफरमा में नज़र आता है। और इसके आप फ़वाइद आप देखेंगे, आने वाले वक्त में देखेंगे, और इसकी बरकतें और इसके फ्यूज़ व बरक़ात से आप पूरी कौम जो है इंशाअल्लाह इस्तिफ़ादा करेगी, फैज़याब होगी। और मैं इसी असूल के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ़ ये असूल जो है राइट मैन फॉर द राइट जॉब, सिर्फ़ ये है कि मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहों की तैनाती के मामले में नहीं, हर जगह पे, हर इदारे में, हर महकमे में, हर वजारत में आप ये जब तक राइट मैन फॉर द राइट जॉब का असूल कारफरमा आप उस पर अमल नहीं करेंगे, वो कारफरमा नज़र नहीं आएगा। हमारे यहाँ परफॉर्मेंस उस तरह बेहतर नहीं होगी, इनकलाब नहीं आ सकता, जब इस्लाह नहीं हो सकती जब तक कि आप राइट मैन फॉर द राइट जॉब के असूल पे अमल नहीं करते। एक चीज़ और कि जो जनरल कमर जावेद बाजवा ने अनाउंसमेंट की है कि फ़ौज ने फ़ैसला कर लिया गुज़श्ता बरस के उन्होंने अब किसी भी किस्म का ऐसी चीज़ का हिस्सा नहीं बनना कि जो उनके मैंडेट से बाहर है। अब यकीनन जनरल आसिम मुनीर भी उस मुशावरत का हिस्सा होंगे, तो आपके ख्याल में इस लेगेसी को और इस सोच को और इस डॉक्ट्राइन को फॉलो करना उनके लिए कितना अहम होगा? देखें, बात यह है कि ये माजी में सबसे गलतियाँ हुई हैं। देखें, सबको अपनी गलतियों का एतराफ़ करना चाहिए। मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहों से भी गलतियाँ हुई हैं, अदलिया से भी गलतियाँ हुई हैं। देखें, ये डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के तहत जिस तरह ये कि हम हमारी अदलिया जो है मार्शल लॉ को जो है वो जिस तरह जस्टिफाई करती रही, वैलिडेट करती रही, बहुत बड़े ब्लंडर थे। और बेशुमार ऐसे चीफ जस्टिस आए जो ये अदलिया के नाम पर मैं समझता हूँ कि एक बदनामी का एक दाग थे, कलंक का टीका थे। और जहाँ बड़े बड़े अच्छे लोग भी आए, बेशुमार ऐसे लोग, जस्ट हमूदुर रहमान साहब जैसे लोग बाकी, और इस तरह के बेशुमार लोग और आए, लेकिन बदकिस्मती से बड़े लोग ऐसे आए जिन्होंने अदलिया की बदनामी का वो बायस बने। अदलिया से भी गलतियाँ हुई, मुसल्लह अफ़वाज से भी गलतियाँ हुई, सियासतदानों से भी गलतियाँ हुई। सबको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और आइंदा के लिए तहैया करना चाहिए कि आइंदा के लिए हमने वो रोल प्ले करना है जिसका तयन पाकिस्तान के आइन ने कर रखा है। वेरी राइट। डॉक्टर साहब, आप अभी जो पिछले उस पर बात कर रहे थे कि क्वार्टर मास्टर जनरल नहीं, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी है, इंटेलिजेंस के 2 सबसे बड़े इदारों के सरबराह वो रह चुके हैं, वो भी उनको मालूम है, कोर कमांडर रह चुके हैं, तो ये एक मिक्स जो है ये कितना इंपॉर्टेंट होगा बतौर आर्मी चीफ? जी, जिस किस्म के पाकिस्तान को सिक्योरिटी के चैलेंजेस का सामना है, उसके लिए मैं समझता हूँ कि ये मिक्स जो है वो आइडियल मिक्स है, जिसके हवाले से वो उनको हमायत भी हासिल है और फिर अपना रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी है जिसको डिप्लॉय कर सकते हैं अपने फ़राइज़ से ओहदा बरा होने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि और जिसके अंदर सीनियरिटी का प्रिंसिपल भी मलूज़ खातिर रखा गया। तो आपने बात की कि ये जो बाजवा साहब की जो सोच है, जो कि पिछली दफ़ा जब DG ISI ने और वो जो DG ISPR ने जब मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसमें उन्होंने बरमला इस बात का इजहार किया कि हमारी फ़ौज जो है वो उसके अंदर एक फ़ैसला हो चुका है। तो मैं नहीं समझता कि ये फ़ैसला जो है ओवर एंड अबव जो है वो जो इस वक्त आर्मी चीफ अपॉइंट हुए हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उनके मशावरत के बगैर ये हुआ होगा, बिकॉज ही वॉज पार्ट ऑफ दी, अगरचे वो सारी मशावरत जो है वो कोर के हवाले से होती है। तो ही इज़ द राइट मैन फॉर द राइट जॉब, जैसा कि चीमा साहब ने कहा। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को जिन अंदरूनी और बैरूनी जो
चैलेंजेस का सामना है उसके लिए इनसे बेहतर आदमी कोई भी आपको नहीं मिल सकता था। तो अल्लाह करे हमारी दुआएं उनके साथ हैं और हमारी ये दुआ है कि पाकिस्तान को अल्लाह पाकिस्तान की अफवाज को और ज़्यादा मजबूत करे और वो प्रोफेशनलिज्म जिसकी कि एक रवायत जो जनरल कैनी के ज़माने में उन्होंने डालने की कोशिश की कि आर्मी को बुला लिया, लेकिन इट टर्न्ड आउट टू बी ए टैक्टिकल रिट्रीव। लेकिन अब ये एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग जो है जिसके हवाले से वो सियासतदान अपना काम करें बिल्कुल और अदलिया अपना काम करे और अफवाज जो हैं वो अपने ही दायरे इख्तियार के अंदर रहते हैं, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है उसको पूरा करने की कोशिश करें। सरदार साहब अभी चीमा साहब बात कर रहे थे कि माजी में सबसे गलतियाँ हुई, सियासतदान भी उनमें शामिल हैं। अब जब डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि सियासतदान अपना काम करें और फ़ौज ने बरमला कहा कि जी अब पिछले साल से हमने ये तय कर लिया कि किसी किस्म का अपने मैंडेट से बाहर नहीं जाना, तो सियासतदानों ने अब क्या काम करना है आपके ख्याल में? देखिए, सियासतदानों ने जो उनका काम है वो करना है कि मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना है। जो गरीब लोग हैं, देखें इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि हम अगर गवर्नमेंट में हैं तो हम कहें कि सारा अच्छा है, सारा अच्छा बिल्कुल नहीं है। गरीब लोग जो हैं वो महंगाई से, बेरोज़गारी से, नौजवान हमारे वो धक्के खा रहे हैं डिग्रियां उठाकर, और गरीब लोगों के लिए रोटी खाना मुश्किल हुई है। अब ये एक लंबी डिबेट है कि हम कहें कि उसके ज़िम्मेदार हम हैं या पिछली गवर्नमेंट है या पिछली, अब लोगों को इससे सरोकार नहीं है। यहाँ तो एक देख लें आके लंबे अरसे से एक रूटीन चलती है कि जो गवर्नमेंट आती है वो सारा कुछ उठा के पिछले पे डाल देती है। तो ये चीज़ नहीं है, अपना डिलीवर करना है, अपना बताना है कि हमने क्या किया है अपने साल में, 2 साल में या 4 साल में। अब खान साहब जो है ना स्टेजों पे चढ़ के गालियां निकाल रहे हैं, इसके अलावा उनके पल्ले कुछ है नहीं। पौने 4 साल में वो ये नहीं बता रहे कि मैंने क्या किया है इन गरीब लोगों के लिए, इन गरीब नौजवानों के लिए, इन नौजवानों को जिनके मैंने जहन ख़राब कर दिए हैं, और इनको मैंने एक वो जो एक हमारी एक पावर थी नौजवानों की कि डिबेट या कोई बैठ के अपना लॉजिक से बात करना, उसको ख़त्म कर दिया है कि अगर किसी से आप बात करें तो आगे से उनको कहा है कि किसी को लिफाफा साफ़ी को, किसी को चोर को, किसी को पटवारी को, किसी को वो को, तो वो एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। वो इसमें ये नहीं बता रहे कि इनके लिए मैंने किया क्या है पौने 4 साल में, ऐसा कौन सा काम किया है कि ये जो है वो एक बेहतरी की तरफ जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सियासतदानों ने करनी है। इस मुल्क की इकानमी देखें, ये मुल्क अल्लाह की नेमत है, इसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है, और इसमें कोई शक शुबे वाली बात नहीं है कि सियासतदान इसके ज़िम्मेदार हैं कि हम कहें नहीं। गलतियाँ अदलिया की तारीख जो है वो भी स्यातरीन है, इसमें कोई शक शुबे वाली बात नहीं है कि जो अगर कोई डिक्टेटर आ गया, उसने जो चीज़ नहीं मांगी अदलिया ने वो भी दे दी। आप एक लंबे अरसे तक उस पर देखें, आप उस पर बात करना इतना टाइम नहीं है। इसी तरह आर्मी के हवाले से भी बिल्कुल उन्होंने, उनसे गलतियाँ हुई, उन्होंने अपना काम नहीं किया। उन्होंने जो काम करना है अगर उस तक वो रहें, सियासतदानों ने जो काम, लेकिन अगर आप ही के हलकों से, आप ही की सफ़ों से कुछ सियासतदान उनको बार बार ये अर्ज करते रहें, जैसा कि कर रहे हैं, कि वो ऐसा काम करें जो उनके मैंडेट में नहीं आता और जिससे वो निकलना चाहते हैं, निकल चुके हैं, फिर क्या होगा? सर सियासतदानों के अर्ज में वो क्यों आते हैं? देखें, आर्मी तो एक डिसिप्लिन इदारा है, एक इदारा है जिस पे हम ये तवक्को कर सकते हैं कि वो डिसिप्लिन इदारा है और एक प्रॉपर प्रोसेस के तहत इस जो आर्मी चीफ आता है। देखें, ये 5 या 6 जर्नैल थे जो मेरिट पे बने, बहुत ज़बरदस्त बात हुई कि मेरिट पे बनना चाहिए, लेकिन इन 6 में से कोई भी आ जाता तो आप ये कहते कि इसमें कोई कमी है। किसी में कोई कमी नहीं है, एक लंबे प्रोसेस से गुजर के वो आ रहे हैं, तो वो क्यों सियासतदानों की बातों में आते हैं? देखें ना, सियासतदानों में भी तो ऐसे लोग हैं जो इक़्तिदार के लिए रोजाना की बुनियाद पे अपनी पार्टी बातों में आना तो अगला स्टेप हो गया ना। मेरा सवाल ये था कि अगर अभी भी आपकी सफ़ों से ये आवाज़ें आएंगी और उनको कहा जाएगा, उनको जोर दिया जाएगा, बात ये ना, हमारी सफ़ों से आवाज़ें आएंगी तो वो फिर इमरान खान वाली, इमरान खान तो वो कहता है, लेकिन एक पुरानी तारीख सियासत की जो है आपके सामने है ना, ये तो फिर चलता है सियासत में। कोई ये किसी प्रोसेस के तहत कोई एक चक्की से निकल के तो नहीं आते ना। कोई तो ऐसे हैं जो पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ते हैं, जीत के आ जाते हैं, एक अलग ही तरफ से होता है, चांस मिल जाता है। कई बेचारे उस रगड़ा खा खा के एक आते हैं, कई ऐसे हैं जिनको असेंबली में बैठ के पता ही नहीं है कि हमने करना क्या है। आसान लफ्जों में कि अगर मैं आपको कोई गलत काम करने को कहूं तो बुनियादी जिम्मेदारी आपकी है कि आप मेरी बात तस्लीम ना करें। जिम्मेदारी आर्मी की है कि आर्मी एक प्रोसेस से गुजर के आता है जो जर्नैल होता है।
ठीक। चीमा साहब, अभी आखिरी वक्त तक हमने देखा कि तहरीक इंसाफ के सरबराह ने इस तैनाती को और सदर के मनसब को भी मुतनाज़ बनाने की कोशिश की कि सदर मुमलिकत मुलाकात के लिए ज़मान पार्क गए, उसके बाद आए और बड़ा अच्छा उन्होंने आइनी किरदार अदा किया कि उन्होंने दस्तखत कर दिए बग़ैर किसी के उस पर। लेकिन इम्प्रेशन ये दिया गया कि जैसे कुछ हो जाएगा, कुछ रोक लिया जाएगा, डिले कर दिया जाएगा, तो आखिरी वक्त तक एक हिजानी कैफियत पैदा करने की कोशिश की। ये आप समझते हैं कि कितनी अनफॉर्चुनेट थी? देखिए, गुजारिश ये है कि तमाम सियासतदानों को भी अब सियासी बलूगत का मुजाहरा करना चाहिए, मैच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए। देखें, पहली ये है कि हमारी सियासी फ़ज़ा जो है बड़ी मुकद्दर हो चुकी है, बड़ी इसमें नफ़रतें और जहर भर दिया गया है। इस वक्त कौमी यकजहती की ज़रूरत है। इमरान खान साहब को भी खुद एहतसाबी के अमल से गुजरना चाहिए और इस वक्त कौमी यकजहती के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। हमने देखे मौजूदा वज़ीर आज़म साहब ने जब लीडर ऑफ़ द अपोजिशन थे तो उस वक्त उन्होंने इमरान खान साहब जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे उनको कहा कि आएँ चार्टर ऑफ इकानमी पे बात करें। उस वक्त यह है कि उनकी रऊनत की वजह से, उनकी तंग नज़री की वजह से, उनका विंडिक्टिव माइंडसेट जो था उसकी वजह से उन्होंने हमारा दस्ते तावन जो है उसको झटक दिया। अब मैं समझता हूँ कि फिर ये है कि ये वक्त है कि इमरान खान साहब को सोचना चाहिए कि पूरी कौमी क़यादत के साथ मिल बैठे हैं। ये जो हमारी मईशत के मसले हैं, बेशुमार और मसले हैं, लॉ एंड ऑर्डर के मसले हैं, गवर्नेंस के मसले हैं, पूरी कौमी सियासी क़यादत का फ़र्ज़ है कि वो अपना किरदार अदा करे। दो चीज़ें मैं ज़रूर गुजारिश करूँगा। एक ये कि सरदार साहब से बड़े अदब के साथ मैं एक चीज़ में ज़रा रिस्पेक्टफुली इख्तलाफ की जसारत करूँगा, वो ये कि जो उन्होंने फरमाया उसके अपने फ़ायदे भी हैं कि सिस्टम ऐसा बन जाए कि ऑटोमेटिकली जिस तरह चीफ जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियरिटी की बुनियाद पे बन जाता है, इसी तरह ये हो आर्मी में भी। मैं ये गुजारिश करूँगा कि ये हक़ जो है कौम के मुंतखब वज़ीर आज़म को ही है और रहना चाहिए उसके पास। सिर्फ ये है कि ये इख्तियार जो है उसका इस्तेमाल करते वक्त ज़ाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर फ़ैसले ना किए जाएँ। उसके ये है कि पहले ही हम नुकसानात भुगत चुके हैं, ठीक, ये फ़ैसला ये उसके पास इख्तियार होना चाहिए वज़ीर आज़म के पास, लेकिन उसका इख्तियार जो उसका इस्तेमाल खालिस्तन मेरिट की बुनियाद पे होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात जो है वो ये कि सियासतदानों को ज़रूर सबक सीखना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए, ये सरदार साहब की ये बात सही है कि वो एक डिसिप्लिन इदारा है। अगर ये है कि उनको कोई इस तरह उकसाने की कोशिश करें भी सियासतदान, तो उनका फ़र्ज़ है कि वो जो है वो है उनके उकसाने में ना आए। लेकिन यह है कि ये उकसाने वाले भी तो मुजरम है। ये भी है कि जब तक हम भी ये अपना एहतसाब नहीं करेंगे, हमारा ये तर्ज़ अमल जब तक ये नहीं बदलेगा कि अगर मुसल्लह अफ़वाज जो हैं अगर हमें इक़्तिदार में लाने के लिए मददगार हों तो मोस्ट वेलकम। अगर ये किसी मुखालिफ के ये के लिए वो उनका कोई कदम जो है वो मुफीद और मददगार हो तो वो ये है फिर हम उसकी मजम्मत करेंगे। नहीं तो आपके ख्याल ये देखें तर्ज़ अमल जो है ये हमारा एक असूली मौक़िफ़ होना चाहिए कि सियासतदान जो हैं खा अपोजिशन में हो, खा ये है कि उनका कोई भी रोल हो, लेकिन मुसल्लह अफ़वाज को उकसाने के लिए, गैर आइनी किरदार अदा करने के लिए, और ये है कि उनको इस तरह का किरदार अदा करने के पे उकसाना जो है उसको भी कौमी जुर्म समझना चाहिए। यानी कि आप समझते हैं कि बाकायदा कानून साजी के तहत इसको क्रिमिनलाइज कर देना चाहिए कि अगर कोई शख्स पाक अफवाज या किसी भी इदारे को अपने मैंडेट से बाहर जाने का मैं समझता हूँ तो कि कानूनी बिल्कुल कार्रवाई इसको कौमी जुर्म समझना चाहिए और ऐसे करने वाले कौमी मुजरम समझे जाने चाहिए। बिल्कुल ठीक। ये मुसल्लह अफ़वाज की बात तो बाद में आती है ना कि वो उनके उकसाने में आते हैं कि नहीं, लेकिन यह है कि उस उकसाने वाले भी तो मुजरम है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, ये सियासतदानों की जब बात हो रही है और पाक अफवाज या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके रिलेशन, तो माजी की बात है कि माजी में देखा गया कि सियासतदान या हमारे जो सिविलियन हुक्मरान आए हैं वो रिलाय करने लगे बहुत ज़्यादा अपने इक़्तिदार को तवालत देने के लिए। मौलाना कौसर नियाज़ी साहब ने अपनी किताब में जैसे जो इस हवाला दिया कि भुट्टो साहब रिलाय करने लगे थे, फिर अल्टीमेटली जो हुआ, आप समझते हैं कि ये सिलसिला भी कि कोई मुश्किल वक्त हो उसमें ये सिविलियन जो हुक्मरान हैं या जो हमारी रूलिंग क्लास है उसको लीड लेनी चाहिए? कल जनरल बाजवा साहब ने जो स्पीच की उसमें कहा कि फ़ौज ने, अगरचे फ़ौज हिस्सा है पाकिस्तान का, भरपूर अगर वो मदद कर सकते हैं करें, लेकिन इकनॉमिक फ्रंट हो या दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात हों तो उसमें आर्मी ने अपना एक किरदार अदा किया है। आप समझते नहीं ये बुनियादी जिम्मेदारी हमारे सिविलियंस जो हमारे रूलर्स हैं उनकी है? ये जी देखिए, उसके अंदर मैं समझता हूँ कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक असूल है, उसको तय होना चाहिए।
और उसको तय करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि जो मुल्क के आइन और कानून के तहत जो फ्रेमवर्क दिया गया है, जिसमें सियासतदान अपनी सियासत करें, पॉजिटिव सियासत करें और वो फ़ौज को अकेला छोड़ दें, और अगर किसी वक्त कोई मुश्किल आ जाए या कोई ऐसा क्राइसिस आ जाए जिसके अंदर हम सबको अपना हिस्सा डालना चाहिए, तो उसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। पहली बात तो मैं ये कहूँगा। और दूसरी बात ये कि मेरे ख्याल के अंदर ये कहना सिर्फ काफ़ी नहीं है कि फ़ौज जो है वो इस वक्त गैर सियासी हो गई है, या टू कोट द पॉपुलर वर्ड कि न्यूट्रल हो गई है। न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट बड़ा डेंजरस कॉन्सेप्ट है। उसकी वजह ये है कि न्यूट्रलिटी को जिस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं कि अब आप किसी और के साथ अगर नहीं है तो वो फिर आप न्यूट्रल हैं, अगर मेरे साथ है तो आप मेरी फेवर करते हैं। ये फेवरेटिज्म का और ये जो सिलेक्टिव जो एप्लीकेशन है इस प्रिंसिपल की, ये कतई तौर पे नहीं होनी चाहिए। और इस मौके के ऊपर मैं समझता हूँ कि अगर जो उनकी जो कोशिश जो है जो इन्होंने आउटगोइंग आर्मी चीफ ने कही है, मैं एक मिनट के अंदर बात ख़त्म करता हूँ। वो उन्होंने कहा कि हमें जो है वो सियासत से हम परे रहना चाहते हैं, लेकिन उस परे रहने के लिए भी हमें देखना पड़ेगा कि किस हद तक वो उनकी जो बात जो है वो सेहतमंद है, और वो उसको टेस्ट आउट करना चाहिए कि अगर वो वाकई न्यूट्रल है। अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारे मुल्क के अंदर कुदरती आफात हैं या कोई ऐसा मसला पेश आ जाता है, तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर हमारी फ़ौज और सिविलियन लीडरशिप की ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन ये कहना कि आर्मी जो है वो टोटली जो सियासत से निकल जाए, वो कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन उसको हकीकी तौर पर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वी हैव टू गिव इट मोर टाइम। बिल्कुल ठीक। सरदार साहब, अब ये जो स्पेस की भी बात हो रही है और सियासतदान, पिछला जो सवाल था उसी का एक फॉलोअप के जो स्पेस खो दी है, लूज़ कर दी थी माजी में सियासतदानों को, आप नहीं समझते कि अब एक बड़ा नादिर मौका है कि उस स्पेस को जो है दोबारा हासिल किया जाए विद इन द पैरामीटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे ये बड़ा एक क्रूशल टाइम है और इसमें ज़रूर सियासतदानों को जो है वो अपनी वो जो स्पेस है उसको गेन करना चाहिए। और इतना मैं वो कहूँगा कि अपने अंदर इतनी हिम्मत ज़रूर करनी चाहिए कि जो उनका काम है वो प्रॉपर तरीके से करें। और जब अगर आइन में जो है ना प्राइम मिनिस्टर एक सियासतदान ही होता है। जी बिल्कुल। तो आइन में प्राइम मिनिस्टर को चीफ एग्जेक्टिव ऑफ द कंट्री जो है वो बनाया गया है, और वो चीफ एग्जेक्टिव के पास बड़े अख्तियारात हैं। तो मैं ये कहता हूँ किसी से भी हट के कि जब अगर बंदा वहाँ पे बैठा हुआ खुद ठीक होगा ना, तो फिर उसे अपने अख्तियारात इस्तेमाल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी सियासतदानों पे ये है कि वो अपने आप को ठीक करें, ठीक कि उन पे कोई उंगली ना उठा सके, और अगर कोई चीज़ हो तो उसको क्लियर करें सामने मैदान में। क्योंकि ये अभी जो हालात हैं बड़े मुश्किल आ गए हैं कि प्रोपेगेंडे की गेम आ गई है, और एक झूठा प्रोपेगेंडा पिछले कुछ टाइम से इतना ज़बरदस्त तरीके से झूठ बोला गया कि लगातार झूठ बोल 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 के उसको ये गुमान करा दिया गया कि शायद ये सच बोल रहे हैं। कि चीमा साहब की बड़ी ज़बरदस्त तजवीज़ है कि अगर कोई शख्स पाक अफवाज को उकसाने की कोशिश करता है तो उसे कौमी मुजरिम आप करार दें। देखिए बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही कर रहे हैं। जो भी नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ कोई बात करता है, हमारे अपना कौमी इदारों को जो अपनी जगह से हटाने की कोशिश करता है, उनको इस पे वो फोर्स करता है कि आप चढ़ दौड़ें, या फोर्स करता है कि एक मैं मुहब्बे वतन हूँ बाकी सारे इस मुल्क के दुश्मन हैं, तो ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं। ये तो बहुत अच्छी चीमा साहब की जो राय है, इससे तो अच्छा एक जी मुकम्मल कर लीजिए। जी मुकम्मल। चीमा साहब की जो राय है बिल्कुल 100% ठीक है, और ये ज़रूर होना चाहिए। बिल्कुल। आप अगर एक वर्स्ट केस सिनेरियो भी ज़रा सोच लेते हैं कि अगर इमरान खान साहब ने वही रवैया इख्तियार किए रखा जो अब से चंद माह से वो इख्तियार किए रखे हुए हैं, फिर आप क्या देखते हैं हालात और सूरत हाल को, अगर वो इस तैनाती के बाद भी इदारों पर हमले करने से बाज नहीं आते? देखें ना, इमरान खान जो है, मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में इतना गैर जिम्मेदार सियासतदान कोई नहीं आया कि वो प्राइम मिनिस्टर रहे इस मुल्क के 4 साल। लेकिन अब जब उनको हटाया गया, और मैं हैरान हूँ उन लोगों को कि जो उनके उस बयानिए पे जो है वो नाच रहे हैं और कूद रहे हैं।
उनको हटाने के लिए कोई गारंटी तो नहीं है ना। अब मियाँ शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं, कोई गारंटी है कि इन्होंने 2 साल उस सीट पे बैठना है? अगर एक तरीका कार है, उस हाल के अंदर उनकी अक्सरियत है, उन्होंने बैठना है। अक्सरियत खत्म होगी है, कुर्सी छोड़ देनी है, जिस दूसरे की अक्सरियत है उसने आना है। तो अब इमरान खान साहब की उस हाल के अंदर अक्सरियत खत्म हो गई, चिमट के उसके साथ बैठे रहे रात 12 बजे तक, उसको कोई नहीं। और अब उसको एक आईनी और कानूनी तरीके से खान साहब को हटाया गया। फिर उस पर उन्होंने ड्रामाबाजी शुरू कर दी और एक बयानिया बना दिया। और मैं लोगों पे भी हैरान हूँ भाई, एक इतना नालायक बंदा कि जिसके साथ ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज उसके साथ थी और वो एक को भी साथ नहीं रख सका। ठीक ठीक। और फिर उल्टा फौज पे चार जोड़ा कि तुमने, आप चौकीदार हैं और चौकीदार हैं और आपने जो है वो मुझे नहीं चलें, बताया। इसी का फॉलो अप चीमा साहब और आप तीनों हजरात के लिए यही सवाल कि आप राइज एंड फॉल ऑफ इमरान खान को चीमा साहब कैसे देखते हैं कि और उससे सबक क्या हासिल करना चाहिए दीगर सियासतदानों के, क्योंकि इमरान खान शायद वो वाहिद वज़ीर आज़म है कि जिन्होंने सबसे ज़्यादा दफ़ा ये टर्म दोहराई, ये अल्फाज दोहराए कि फ़ौज और हुकूमत एक सफ़े पे हैं। वो सफ़ा एक नहीं रहा फिर, तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले सियासतदानों के लिए इसमें क्या सबक छुपा हुआ है? देखें, सच्ची बात यह है शहजाद साहब की बड़ी बदकिस्मती की बात है। इमरान खान साहब जो थे जब ये सियासत में आए, अगरचे बड़े जो लोग उनको करीब से जानते थे उनको तो उस वक्त भी कोई उनसे कोई अच्छी तवक्कुआत नहीं थी, लेकिन इस मुल्क के नौजवानों को बड़ी उनसे तवक्कुआत थी। बड़ा एक वो जो एक जैसे होता है आइडियलिज्म का शिकार होके कि जी ये बंदा जो है ये करप्शन के ख़िलाफ़ बात कर रहा है, मुल्क की बेहतरी के लिए, निज़ाम बेहतर करने के लिए, सरकारी इदारों में ये एक सियासी जो मुदाखलत है उसको बंद करने के लिए, और IMF के कैद से आज़ाद होने के लिए, अब जो है वो हम ये कि अपनी एक ख़ुद मुख्तारी और आज़ादी के लिए। जी जी। अब यह है कि ये जब 4 साल हमने देखे हैं तो लोगों के ये है कि वो सारा उनके गुब्बारे से हवा निकल गई, सारी तवक्कुआत जो थी वो धड़ाम से नीचे आ गिरी। सच्ची बात यह है कि इमरान खान साहब का बतौर अपोजिशन भी उनका रोल बहुत नाकाबिल रश्क और अफसोसनाक था। 126 दिन के धरने के दौरान जिस तरह उन्होंने कौम को लाकानूनियत के दर्स दिए, गैस और बिजली के बिल जलाए, सिविल नाफरमानी की काल दी, पुलिस पे हमले, PTP पे हमले, पार्लियामेंट पे हमले, और फिर ये लोगों से कहा गैर मुल्क रहने वालों से कि आप हुंडी के ज़रिए पैसे भेजें, यानी कौम को लाकानूनियत के दर्स देते रहे। अब फिर ये है कि जब उन्होंने इक़्तिदार संभाला तो उसके बाद ख्याल ये था कि शायद कोई मैच्योरिटी का मुजाहरा करेंगे। वो भी 4 साल दौर में उन्होंने कौम को क्या दिया देखें, यह है कि नए एक रिकॉर्ड, यानी ये बदइंजामी के रिकॉर्ड, लाकानूनियत के रिकॉर्ड, महंगाई और बेरोज़गारी के रिकॉर्ड, यू टर्न के रिकॉर्ड, और फिर सबसे बड़ी बात जो थी वो ये शहजाद साहब जो इन्होंने कौम को ये बदजुबानी और गालम गलोच का जो कल्चर दिया है, मैं कहता हूँ कि बाकी चीज़ें तो उनका अजाला हो जाएगा, मईशत भी इंशाल्लाह संभल जाएगी, बाकी इदारे भी संभल जाएंगे, लेकिन ये जो अखलाकी कदरों की तनज़ली हुई है इमरान खान साहब के हाथों, जो तबाही हुई है, उसका अजाला कैसे यानी दीगर अपने हम असरों और आगे आने वालों के लिए कोई अच्छी मिसाल कायम नहीं कर सके। बहुत बदकिस्मती से कौम को जो बदजुबानी और गालम गलोच का जो कल्चर दिया है, ये कौम के साथ बहुत बड़ा जुल्म इन्होंने किया है। डॉक्टर साहब सेम क्वेश्चन सर। जी, मेरा ख्याल ये है कि ये जो हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट की जो नाकामी है, यानी जो हम कोशिश कर रहे थे कि पिछले 4 साल में ख़ास तौर पे इमरान साहब के दौर का अगर हम जायज़ा लें तो उसके कहते हाइब्रिड रजीम का कॉन्सेप्ट जो वो जन्म लिया, लेकिन हाइब्रिड रजीम कहीं पे भी कामयाब होती हमें नज़र नहीं आई फॉर ऑल दोज रीज़न जिसका चीमा साहब ने जिक्र किया। लेकिन उसके अंदर मैं एक बात फिर ये कहूँगा कि इस वक्त आर्मी को किसी नए एक्सपेरिमेंट करने से कतई तौर पे बाज रहना चाहिए, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने पिछले किए हैं, जो प्रोलॉन्ग मार्शल लॉ रूल रहे हैं, और ये जो हाइब्रिड डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट वो लेके आए थे, जिसमें अगर आप और फौज एक पेज पे आए तो एवरीथिंग इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ नॉट ओके, बिकॉज जब आप फौज और सिविलियंस को आप एक पेज पे लाने की कोशिश करते हैं तो उस वक्त फिर आपके अंदर तनाव पैदा होता है। जी बिल्कुल तो ठीक। फिर आपके पास कोई भी उसको रेक्टिफाई करने का कोई कोर्स ऑफ एक्शन बिल्कुल ठीक। आई थिंक इस इशू को अपनी यौम शौदा की तकरीर पे जनरल बाजवा काफ़ी बेहतर अंदाज में एड्रेस कर चुके हैं, और उन्होंने कहा कि ये पाक फ़ौज की जो फैसला है इस पर हम सख्ती से कारबंद है और आइंदा भी रहेंगे। तो वी शुड ऑनर हिज वर्ड के उन्होंने जो बात की। सर आपका लास्ट कमेंट इसी पे कि राइज और फॉल ऑफ इमरान खान एक सफ़े पे थे, फिर नहीं रहे,
इससे सबक क्या लेना चाहिए दीगर सियासतदानों को? सर इससे सबक यही है जो पहले आपने कहा, जो सारे हमारे काबिल एहतराम दोस्तों ने कहा कि हर इदारे को अपनी हदूद में रह के काम करना चाहिए। सियासतदान अपना काम करें, आर्मी अपना काम करे, जुडिशरी अपना काम करे और इस मुल्क के लिए सोचें। ये अल्लाह के एक इनाम है और हमने तो इस इधर रहना है, इस मिट्टी में दफन होना है, तो हमें इसकी बड़ी तकलीफ़ है कि जिस तरीके से देखें, ये हकीकत है, हम सारे इसके ज़िम्मेदार हैं, किसी एक को आप इसका ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते, ये सारे ज़िम्मेदार हैं। चौथे बैरोक्रेट्स जो हैं वो भी ज़िम्मेदार हैं, चारों ज़िम्मेदार हैं कि इस मुल्क के लिए सोचें। इसको, इसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है और इसमें अभी हमारे पास कोई चीज़ है भी नहीं, तो ये किसकी जिम्मेदारी? बहुत बहुत शुक्रिया आपका सरदार सलीम हैदर साहब, डॉक्टर रिफत हुसैन साहब, डॉक्टर निसार चीमा साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप में मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। 29 तारीख को जनरल आसिम मुनीर बैटन ऑफ कमांड संभाल लेंगे पाक अफवाज की और उम्मीद करते हैं कि एक नए दौर का आगाज़ होगा और जिसका फ़ायदा पाकिस्तान के अवाम, मुल्क को और रियासत को होगा। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।